कैसे हो चैम्पियंस, क्या हाल चाल। आई होप कि सब अच्छे होंगे और पढ़ाई तो खूब शानदार चल रही होगी, और जिनकी नहीं भी चल रही है परेशान ना हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो एक चैप्टर कुछ बच्चे बोल रहे थे एपी स्टार्ट करने के लिए, तो हम सोच रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। और ऐसा कोई सीक्वेंस का नहीं रहेगा, जिससे जो भी आपका डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर सेलेक्ट कर लेंगे। ओवरऑल हमें सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने ही हैं, तो और टाइम के अंदर ही करना है। हमें 1-2-3 महीने पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, ताकि रिवीजन के लिए भी आपको अच्छा टाइम मिले। वैसे हम लोग स्टार्ट तो काफ़ी लेट कर रहे हैं, बट कोई नहीं, हम लोग उस स्पीड को मेकअप करेंगे ताकि चीज़ें टाइम पे ख़त्म हो जाए। और जिनका भी अभी तक सिलेबस नहीं चीज़ें चल रही है बढ़िया, वो परेशान बिल्कुल ना हो, अभी भी बहुत सारा समय है। और जितना भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम पे अगर हम चाहेंगे चीज़ों को मैनेज करना, सब मेहनत करेंगे, तो चीज़ें अभी भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि टाइम अभी कुछ गया है, बट हाँ, अब से हमें 100% एफर्ट के साथ लगना होगा। अभी हम किसी भी चीज़ को अब हल्के में नहीं ले सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, हमें हर चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से हम लोग एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ना इसमें प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे हमें अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो प्रोग्रेशन का ही एक पार्ट है ना, उसी में से एक पार्ट है प्रोग्रेशन का। तो जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और भी बहुत सारे प्रोग्रेशंस होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, लेकिन हमें अपने क्लास में क्लास 10th में क्या पढ़ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले इस प्रोग्रेशन वर्ड को समझते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन, या तुम इसको सीक्वेंस भी कह सकते हैं, और सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होती है ना, कि जैसे कोई ऐसा एक मतलब कुछ नंबर्स का एक पैटर्न होता है, जिसमें कोई ना कोई रूल के अकॉर्डिंग टर्म्स क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 1, और इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, 1 में 2 ऐड करके मान लो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, फिर मैंने इसमें 2 ऐड करके 5 लिख दिया, फिर 2 ऐड करके मैंने 7 लिख दिया, 9 लिख दिया, 11 लिख दिया, 13 कर दिया, ऐसे करके मैंने एक पैटर्न बना दिया। तो ये जो नंबर्स है ना, वो एक क्या बना रहे हैं, एक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही सपोज करो कि हमारे पास कुछ एक नंबर मैंने 5 लिया, मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। मैंने सपोज करो कि अब यहाँ से 5 का स्क्वायर के फिर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो 625। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ, 625 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15625, 15625 एंड सो ऑन। ऐसे सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 3, उसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 15। फिर उसमें हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा, 45। फिर उसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा, 225 एंड सो ऑन। सपोज करो मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया 2, और मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसका स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। फिर क्या करता हूँ, 5 का स्क्वायर करके फिर 1 ऐड करता हूँ, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 + 1 26। फिर क्या करता हूँ, 26 का स्क्वायर करके फिर 1 ऐड करता हूँ, तो 26 का स्क्वायर + 1 क्या हो जाएगा, 676 + 1 677 एंड सो ऑन, ये तुम्हारा बन जाएगा। तो अब अपनी हमारी मतलब कोई भी एक रूल के अकॉर्डिंग अगर हम टर्म्स को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो वो जो एक सीक्वेंस बन के तैयार होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। या सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 2, और उसको मैंने लिखा 1/2, रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अब क्या करूँ, मैं 2 को कुछ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने 2 में 3 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, 5, और मैं उसका रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ 1/5। फिर 5 में मैंने 3 ऐड किया, 8, उसका रेसिप्रोकल कर देते तो 1/8। मतलब मैं एक कांस्टेंट टर्म नंबर ऐड करके फिर क्या करते जा रहा हूँ, रेसिप्रोकल। 8 में 3 ऐड किया तो 11, तो 1/11। ऐसे ही 11 में 3 ऐड किया तो 1/14। ऐसा मैं करता जा रहा हूँ, तो भी एक पर्टिकुलर रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो जिस सीक्वेंस में, या मतलब ऐसे जहाँ पे भी एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा होगा और सारे टर्म्स एक फिक्स रूल को फॉलो कर रहे होंगे, उन सारे सीक्वेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशंस कहते हैं। ये सब के सब क्या हैं, प्रोग्रेशंस। इन्हीं प्रोग्रेशंस में से कुछ प्रोग्रेशंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनते हैं, कुछ हार्मोनिक प्रोग्रेशंस बनते हैं।
बट तुमसे पूछा जाए कितने प्रोग्रेशंस होते हैं पूरा ओवरऑल, तो तुम कहोगे कितने भी प्रोग्रेशंस हो सकते हैं, उनका कोई ये नहीं है कि हाँ 3 ही प्रोग्रेशंस होते हैं। प्रोग्रेशन ये सब के सब हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्रेशंस तुम डेराइव कर सकते हो। उन प्रोग्रेशंस में से, इन सारे प्रोग्रेशंस में से कुछ स्पेशल टाइप के प्रोग्रेशंस होते हैं जिनको हमें अपने सिलेबस में पढ़ना होता है। उसमें से तुम्हारे सिलेबस में जो है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और भी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जिनको पढ़ना होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है जिनको पढ़ना होता है, और एक और प्रोग्रेशन होता है जिसमें हम लोग एपी और जीपी दोनों को मर्ज करके पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ओवरऑल हमें मतलब इस पूरे चैप्टर में अपना 10th ले लो या 11th, दोनों क्लास मर्ज करके देखो तो टोटल 4 टाइप्स के प्रोग्रेशंस हमें पढ़ने होते हैं। टोटल 4 टाइप के हमें प्रोग्रेशंस पढ़ने होते हैं। मैं यहाँ पे पहले सबके बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तुमको। तो पहला वाला तुम्हारा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपी। सेकेंड क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीपी। एंड थर्ड क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एचपी। और एक होता है जिसमें एपी भी होता है और जीपी भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो टोटल 4 टाइप्स के हमें प्रोग्रेशंस ओवरऑल पढ़ने होते हैं, मतलब 10th और 11th दोनों कंबाइंडली अगर बोलें तो ये 4 टाइप्स के हमें प्रोग्रेशंस पढ़ने होते हैं। उसमें से केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस तुम्हारे क्लास 10th वाले सिलेबस में है, बाकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एजीपी जो है उसको हमें कहाँ पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है। बट कोई नहीं, हम लोग इसको तो डिटेल में पढ़ेंगे, बट इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम तुमको बताएंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके थ्रू इनको हम इसी क्लास में समझेंगे। बट इसको क्योंकि ये हमारा सिलेबस है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। बट इनके हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इतना हमें जरूर पता होना चाहिए कि जीपी होता क्या है, जीपी जो प्रोग्रेशन होती है वो कैसे बनती है, वो एपी से कैसे डिफर करती है, या हार्मोनिक जो है वो इन दोनों से कैसे डिफर करता है। तो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम सबके पढ़ने वाले हैं, भले ये सिलेबस में नहीं है बट इनके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। बट इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इनके हम सिर्फ क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बस क्लियर करेंगे, इनके बारे में बस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ये किस तरह के प्रोग्रेशंस होते हैं। तो प्रोग्रेशंस का मतलब होता है एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर टर्म, सारे के सारे टर्म किसी न किसी पर्टिकुलर रूल से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशंस हम बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके हम बहुत सारे प्रोग्रेशंस बना सकते हैं। उनमें से कुछ 4 ये स्पेशल प्रोग्रेशंस हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एजीपी कहते हैं। ठीक है, ये 4 तरह के स्पेशल हैं प्रोग्रेशंस, जिनमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के सिलेबस का पार्ट है, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक और एजीपी ये तुमको क्लास 11th में पढ़ना है। बट इन तीनों को इंट्रोड्यूस मैं इसी क्लास में कराऊंगा तुमसे। ठीक है ना, इनके बारे में भी हम लोग बेसिक वाली बातें कम से कम जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही स्टार्ट करते हैं और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कौन से टाइप का प्रोग्रेशन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। फर्स्ट हमारा हेडिंग होगा इस चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उस प्रोग्रेशन को हमने समझ लिया कि किसी पर्टिकुलर रूल से अगर किसी सीक्वेंस के सारे टर्म्स अटैच्ड हैं तो उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। बट वो कौन सा ऐसा रूल फॉलो होगा तो उस प्रोग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो रूल ये है कि अगर किसी टर्म में या किसी नंबर में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड होता जा रहा है और प्रोग्रेशन बन के प्रिपेयर होती है तो उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर नंबर को सेलेक्ट किया, उसमें कोई कांस्टेंट नंबर कंटिन्यूअसली अगर ऐड करते जाते हैं तो जो भी टर्म्स मिलेंगे वो सारे टर्म्स मिलके क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करते हैं। ये ऐसा बोल सकते हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिनके सारे कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स ऐसे उठाओ, उन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हर जगह पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा
मैं ऐसे सपोज कर लेता हूँ एक प्रोग्रेशन T1, T2, T3, T4, T5, T4 टर्म्स के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसे करके मान लो एक प्रोग्रेशन बन रही है, तो इसको AP होने का क्या कंडीशन है? ये जो एबव प्रोग्रेशन है, एबव प्रोग्रेशन विल बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ क्या हो जाए भाई, तो इनके कोई भी दो टर्म्स का हम डिफरेंस निकालें कंसेक्यूटिव वाले, तो उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इफ T2 माइनस T1, टर्म 2 और टर्म 1 का डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए? टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 4 माइनस टर्म 3, T5 माइनस T4, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालो तो ये ऑलवेज क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं एक प्रोग्रेशन बनाता हूं। सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 5 और 5 में मैंने 4 ऐड किया तो क्या आएगा? 9। फिर मैंने उसमें 4 ऐड किया तो क्या आएगा? 13। फिर उसमें 4 ऐड किया तो क्या आएगा? 17। फिर 4 ऐड किया तो कितना आएगा? 21 एंड सो ऑन। अब तुम देख लो, इन सब का डिफरेंस निकाल के देखो, तुम्हें वो डिफरेंस क्या दिखेगा? कांस्टेंट दिखेगा। 5 9 का डिफरेंस 4, 9 13 का डिफरेंस 4, ईच कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस तुम्हें क्या दिखेगा? 4 का दिखेगा। ऐसे तुम और भी प्रोग्रेशंस बना सकते हो। जैसे सपोज करो तुमने एक पहला टर्म लिया -6 और उसमें तुम 3 ऐड कर रहे हो, तो -6 में 3 ऐड करोगे तो -3, फिर 3 ऐड करोगे तो 0, फिर 3 ऐड करोगे तो 3, फिर 3 ऐड करोगे तो 6, फिर 3 ऐड करोगे तो 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से प्रोग्रेशन जो बनती है उस प्रोग्रेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, कोई नेगेटिव नंबर भी हम ऐड कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 13, उसमें हमें -2 ऐड करना है, तो -2 ऐड करने का मतलब 2 क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पे +13 है, इसमें -2 ऐड करो तो कितना आएगा? 11। फिर -2 ऐड करो तो 9, फिर -2 ऐड करो तो 7, फिर -2 ऐड करो तो 5, 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आता जाएगा। तो हम जैसे ऐड करने के टाइप में बोल रहे हैं, अगर ऐड करने के फॉर्म में बोल रहे हैं तो नेगेटिव नंबर का ऐड होना मीन्स सब्ट्रैक्ट होना। ठीक है, तो अगर तुम किसी पर्टिकुलर नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो ना, तो भी जो प्रोग्रेशन बनती है उसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AP बोलते हैं। तो कोई भी प्रोग्रेशन AP होगा अगर उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगर कोई AP तुम्हें फॉर्म करनी है तो तुम किसी एक टर्म को सेलेक्ट करो और उस पर्टिकुलर टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर कंटिन्यूअसली ऐड करते जाओ, तो जो भी प्रोग्रेशन फॉर्म होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आई होप तुम समझ गए होगे। तब ये T1, T2, T3 ऐसे मान लो टर्म्स हैं और सारे टर्म्स मिलके कोई प्रोग्रेशन बना रहे हैं, तो ये प्रोग्रेशन AP कब होगा? जब इनका डिफरेंस क्या? इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस हर जगह क्या रहा है? सेम। सपोज करो यहाँ पे डिफरेंस D है, तो यहाँ भी डिफरेंस क्या होना चाहिए? D। यहाँ भी डिफरेंस क्या होना चाहिए? D। यहाँ भी डिफरेंस क्या होना चाहिए? D। ईच प्लेस पे डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो उस प्रोग्रेशन को हम लोग क्या नाम दे देंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम देंगे। एक जनरल फॉर्म में बनाते हैं प्रोग्रेशन। सपोज करो कि मैंने एक फर्स्ट टर्म A ले लिया और उसमें कोई टर्म ऐड करते जा रहे हैं। सपोज करो मैंने x ऐड करना है, तो अगला टर्म क्या मिलेगा? A + x। फिर उसमें x ऐड करना है तो A + x + x, 2 टाइम्स x आ जाएगा, तो उसको लिखेंगे A + 2x। अगेन x ऐड करो तो A + 3x, A + 4x एंड सो ऑन। तो ये भी क्या बन के क्या फॉर्म कर रहा है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को 2 टाइप से समझो। अगर तुम्हें फॉर्म करना है, तुम कोई एक टर्म सेलेक्ट करो और उसमें कोई कांस्टेंट टर्म क्या करते जाओ? ऐड करते जाओ, तो AP मिल जाएगा। और अगर कोई प्रोग्रेशन गिवन है और तुम्हें डिटरमाइन करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो तुम्हें क्या करना है? कोई भी 2-3 कंसेक्यूटिव टर्म सेलेक्ट करो और उनका डिफरेंस फाइंड करो, और अगर सारे प्लेसेस पे डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो उस प्रोग्रेशन को क्या बोल सकते हो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर तुम्हें डेफिनेशन बताना हो तो बोलना अ प्रोग्रेशन इन विच
द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन उस प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज कांस्टेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुम कोई भी, अगर मैं बोलूं कि कुछ मुझे 10-15 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बना के दिखाओ, तुम बना सकते हो, या मैं तुम्हें एक प्रोग्रेशन दूं और तुम्हें पता लगाना हो कि वो अर्थमेटिक है या नहीं है, तो तुम पता कर सकते हो। क्या करना है तुम्हें? डिफरेंसेस फाइंड करने हैं। कोई भी दो टर्म सेलेक्ट करना है, वहां का डिफरेंस निकाल लो, कोई और दो टर्म सेलेक्ट करो, वहां का डिफरेंस निकालो, कोई और दो टर्म सेलेक्ट करो, वहां का डिफरेंस निकालो। ईच टाइम अगर डिफरेंस सेम आता है तो तुम बोलना वो प्रोग्रेशन कैसी प्रोग्रेशन है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें काम करना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। कुछ अर्थमेटिक कुछ प्रोग्रेशंस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उनमें से तुम्हें डिटरमाइन करना है कि कौन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं और कौन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं है। थोड़ा सा एक और काम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मान लो कि सपोज करो मैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट वी राइट एन AP एज, जैसे फर्स्ट टर्म मैंने A ले लिया, इसको उसमें कोई हम पर्टिकुलर टर्म ऐड करते जा रहे हैं। A में अगर मान लो मैंने D ऐड किया तो A+D आ गया, अगला क्या आएगा? A+2D, अगला क्या आएगा? A+3D, अगला क्या आएगा? A+4D एंड सो ऑन। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? T1 फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलूँगा? T2, इसको क्या बोलूँगा? T3, इसको क्या बोलूँगा? T4, इसको क्या बोलूँगा? T5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे तुम देखो तो जो सबसे पहला टर्म हम सेलेक्ट करते हैं ना, वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे A किसका रोल प्ले कर रहा है? फर्स्ट टर्म का रोल प्ले कर रहा है। और एक और क्वांटिटी होती है AP में जिसका बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और सही से बोले ना तो फर्स्ट टर्म और ये जो अगली क्वांटिटी का मैं नाम ले रहा हूं, ये दोनों ही AP के पिलर्स हैं। इन्हीं पे पूरा AP क्या होता है? डिपेंड होता है। तो फर्स्ट टर्म मतलब जिस नंबर को सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। और जिस कांस्टेंट नंबर को कंटिन्यूअसली हम ऐड करते जा रहे हैं उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे वो कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, देखो T2 में से T1 को माइनस करो तो जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस कब आएगा? जब T3 में से T2 को माइनस करोगे तो, और वही डिफरेंस कब आएगा? जब तुम T4 में से T3 को माइनस करोगे तो। ये ईच टाइम जो डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट होगा, और वो डिफरेंस तुम निकाल के देख लो क्या आएगा? D आएगा, क्योंकि तुमने D ही तो ऐड किया। देखो A+D में से A माइनस करोगे D आएगा, A+2D में से A+D को माइनस करने जाओगे तो A में से A माइनस हो गया, 2D में से D माइनस होगा तो D आएगा। तो ईच टाइम जो डिफरेंस आएगा वो D आएगा। तो इस D को हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस हर जगह क्या है? कॉमन है, इसलिए इस डिफरेंस को क्या नाम देते हैं? कॉमन डिफरेंस। एंड A एंड D आर द पिलर्स फॉर AP। अगर AP एक बिल्डिंग है तो उसमें A और D क्या है? पिलर्स हैं। आगे तुम्हें चैप्टर्स में दिखेगा कि जिस AP का तुम्हें A और D मिल गया ना, तो समझो तुम पूरा AP तुमको मिल गया। क्योंकि AP के लिए क्या चाहिए होता है कि तुम्हें पहला टर्म क्या लेना है, और जब वो मिल गया तो क्या देखना होता है? क्या ऐड करते जाना है। तो जब ये दोनों चीजें तुम्हें मिल ही गई तो फिर उस AP में रहा क्या? ठीक है, तो AP के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हमें ये बताता है कि हमें पहला नंबर क्या लेना है, और कॉमन डिफरेंस क्या बताता है कि उसमें हमें कंटिन्यूअसली ऐड क्या करना है। तो जब A मिल गया, D मिल गया, तो सोचो तुम्हें पूरा AP मिल गया। तो इस तरीके से तुम्हें काम करना है। हाँ, मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें कुछ प्रोग्रेशंस देता हूँ, उसमें तुम्हें बताना है कि वो AP में है या नहीं है। तो क्वेश्चन नोट करो सब लोग। इसके जस्ट बाद, ये था भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे थे। AP है क्या, बस उसका इंट्रोडक्शन था। उसी पे एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन AP
इन द फॉलोइंग प्रोग्रेशंस। कुछ प्रोग्रेशंस हम गिवन दे रहे तुम्हें, उनमें से बताओ कौन कौन सा एपी है। फॉलोइंग प्रोग्रेशंस, ठीक है, फॉलोइंग प्रोग्रेशंस। चलो मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे देता हूँ इसमें से। कुछ प्रोग्रेशंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें से तुम पता लगाओ कौन कौन से प्रोग्रेशंस क्या हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। ABC करके लिख लेते। एट, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन। फोर्टीन, 9, 4, -1, -6 एंड सो ऑन। फोर इंटीग्रल 1/2, 5, 6 इंटीग्रल 1/2, 7 एंड सो ऑन। √7, √28, √63 एंड सो ऑन। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, E, √18, √50, √98 एंड सो ऑन। चलो इनमें पता करते हैं कौन AP में है और कौन से प्रोग्रेशंस AP में नहीं है, ये पता लगाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, गैप चेक करना है हमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमें करना है तो इसमें हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं ये T1, T2, T3, T4 एंड T5, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या, कॉमा करके लिख लेते हैं, या यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, ऐसा करके चेक कर लेते हैं। 3 जगह पे कर लिया तो एनफ है, ठीक है, ऐसा करके चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले T2 माइनस T1 को फाइंड करते हैं। 11 माइनस 8, 11 माइनस 8, T3 माइनस T2 क्या होगा, 14 माइनस 11, और T4 माइनस T3 क्या होगा, 17 माइनस 14। ये बन रहा है तुम्हारा। चेक करो गैप सेम आ रहा है। 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3, 17 माइनस 14 3। ऑल प्लेसेस पे डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहे, 3 3 3। सो ये AP हो जाएगा, फर्स्ट वाला AP हो जाएगा। इसको चेक करते हैं सेकंड वाले को, B वाले को, सेम प्रोसेस। ये वाली लाइन तुम्हें ऊपर लिख देनी है, एकदम प्रॉपर तरीके से करना है। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये सब लिख दिया, फिर चेक किया तो 14, 9 में से 14 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देना तुम T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3। तो माइनस आउट करते हैं। 9 माइनस 14 कितना आएगा, डायरेक्ट बताओ। 9 में से 14 माइनस होगा तो -5, ठीक है। 4 में से 9 को माइनस करोगे तो -5, और -1 में से 4 को माइनस करोगे तो -1 -4 -5। तो यहाँ भी हर जगह पे डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे आते हैं 4 एंड हाफ। 4 इंटीग्रल हाफ का मतलब होता है 4 प्लस हाफ। तो 4 प्लस हाफ में से 4 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, डिफरेंस हाफ आएगा। अरे सिंपल यार, देखो 4 इंटीग्रल 1/2 का मतलब 4 एंड हाफ। तो 4 एंड हाफ में से 4 माइनस करोगे तो हाफ बचेगा। 5 में से 4 एंड हाफ माइनस करो
तो 5 में से 4.5 माइनस करेंगे तो 0.5 ही तो बचेगा ना, मतलब हाफ, अगेन हाफ आ रहा है। अच्छा 6 में से 5 को माइनस करोगे तो 1 आ जा रहा है। ओहो, यहाँ देखो दो जगह तो डिफरेंस सेम था, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अलग हो गया, तो ये एपी नहीं होगा। सिंगल टाइम पे भी अगर कहीं डिफरेंस नहीं आ रहा है सेम, तो हम उसको एपी नहीं बोलेंगे। इन पे आते हैं, ये थोड़े से ना जिस फॉर्म में गिवन है उस फॉर्म में इनको सॉल्व करना सिंपल नहीं है। इनको पहले क्या बनाओ, लाइक्स बनाओ, एक जैसे बनाओ। तो ये तो खैर √7 है, इसको मैं √7 टाइप बना सकता हूँ। √28 को अगर तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो इसको पहले फैक्टराइज करो, फिर जिनका पेयर बन रहा है वो पेयर बाहर आ जाएंगे। तो √28 का फैक्टर करोगे तो 2, 2 and 7 आएगा। इसमें से 2 का पेयर बन जा रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं 2√7 बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? 2√7। ऐसे इसको चेक करोगे तो 337 बनेगा, तो इसको तुम लिख सकते हो 3√7। अब देखो, इनको देखना सिंपल हो गया। 1√7, 2√7, 3√7, आगे हो सकता है 4√7 आए, नहीं गिवन है तो बस इतना लेके चलते हैं। तो 2√7 में से 1√7 माइनस करोगे, क्या आएगा बोलो? 2√7 में से 1√7 को माइनस आउट करेंगे तो 1√7 आएगा। अच्छा 3√7 में से 2√7 को माइनस करो, अगेन √7 आ रहा है। दोनों जगह डिफरेंसेस क्या है? सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करो, इन सारे रूट्स वाले नंबर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो √18 को बनाओगे तो ये 3√2 बनेगा, √50 का बनाओगे तो ये 5√2 बनेगा, और √98 को चेक करोगे तो ये 7√2 बनेगा। तो देख लो भाई, सारे लाइक रूट्स हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 5√2 में से 3√2 जाएगा तो बताओ बताओ, 5√2 में से 3√2 को माइनस करो तो 2√2 आएगा। कितना आएगा? 2√2। और देखो 7√2 में से 5√2 को माइनस करो, क्या आएगा? 2√2 आएगा। दोनों जगह से डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो ये वाली प्रोग्रेशन भी क्या हो जाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। तो आउट ऑफ दीज 5 प्रोग्रेशंस 4 प्रोग्रेशंस आर इन एपी। एक प्रोग्रेशन तुम्हारा एपी में नहीं था, बिकॉज यहाँ का जो डिफरेंस है वो बाकी के डिफरेंसेस से मैच नहीं कर रहा है, तो ये तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? अर्थ। तो जब भी क्वेश्चन में तुमको एपी चेक करने के लिए दिया जाए, ये प्रोसेस फॉलो करना है, अच्छे से एकदम स्टेप वाइज करना है। ये ऊपर लिख देना है, फिर तुम्हें डिफरेंस, जब तक ये इक्वल नहीं आ रहा है बीच में इक्वल का साइन नहीं लगाना है, बट जब इक्वल आ जाएंगे तो फिर लगा देना है और बोल देना है कि एपी में है, और नहीं है तो बोलना एपी में नहीं है। ये तुम्हें काम करना है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन है, 1 7x and 19 आर इज एन एपी, ऐसे करके मैं बोल दे रहा, इज एन एपी, देन फाइंड x। बोलेगा देन क्या करो? देन फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करो। ये वाली प्रोग्रेशन को उसने बोल दिया है, ये कौन सी प्रोग्रेशन है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर ये एपी में है तो इतना मान के चलते हो ना, डिफरेंस हर जगह क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो हम लोग डिफरेंसेस को सेम कर देते हैं, मतलब T2 माइनस T1 चेक करना नहीं है, उसने बोला एपी में है तो अब इक्वल टू लिख के चलेंगे, T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। ये डिफरेंसेज हमें चेक नहीं करने, इस बार उसने बोला है एपी में है तो ये ऑलरेडी इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो T2 माइनस T1 क्या होगा बोलो? कितना हो जाएगा? 7 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा बोलो? T3 माइनस T2 x माइनस 7, और इक्वल टू चाहे तो यहाँ पे भी कोई अननोन करके कर सकते थे। सपोज करो यहाँ भी दिया और बोलेगा x और y दोनों फाइंड करो, x एंड y दोनों फाइंड करो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बोलो? y माइनस एक्स। ठीक है, और भी थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बना सकते हैं कि दोनों जगह पे अननोन दे देंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है? 7 माइनस 1 6, और यहाँ से क्या आ रहा है? x माइनस 7 इक्वल टू क्या आ रहा है? y माइनस एक्स। तो कोई भी दो इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं।
इसको दो पार्ट में, एक बार इनको इसको 6 को इसके साथ इक्वल करते हैं और फिर 6 को किसके साथ, इसके साथ इक्वल कर देंगे। तो जब 6 को मैं x माइनस 7 के इक्वल करूंगा तो -7 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, x की वैल्यू 7 + 6 13 हो जाएगी। और जब तुम्हें x मिल जाएगा ना तब तुम इसको इसके इक्वल करो, 6 को इक्वल करो किसके, y माइनस x के। भाई तीनों इक्वल है ना, तो मैं इस 6 को इसके भी साथ इक्वल कर सकता हूँ, इस 6 को इसके साथ भी इक्वल कर सकता हूँ। तो एक बारी जब इसके इक्वल किया तो x की वैल्यू 13 मिल गई, और जब 6 को y माइनस x के इक्वल करूंगा तो 6 = y माइनस x की वैल्यू कितनी है 13, तो -13 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 19 ऐड हो जाएगा ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो ये ऐसे क्वेश्चंस तुमको एपी के डेफिनेशन पे बना सकते हैं। अभी तक देखो मैंने कुछ नहीं हम लोग पढ़े, हमने सिर्फ एपी को समझा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो जब तुम्हें ये बोला जाएगा कि एपी में है तो इस चीज को नोट कर लेना है, यानी ये कंडीशन होल्ड करेगी पहले से ही। एपी में है मतलब डिफरेंसेज का सेम होना कंपलसरी है। डिफरेंसेज को सेम करके जो भी अननोन्स होंगे उनको क्या करेंगे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है भाई 13 और y की वैल्यू क्या आ रही है 19। यहाँ पे रख के देखो सुंदर सा एपी बन रहा होगा, 1 + 6 7, 7 + 6 13, 13 + 6 19। तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं ना जनरल टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का अगर हमें जनरल टर्म लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। जनरल टर्म मतलब मुझे अगर ए और डी दे दिया जाए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, और मुझसे कोई भी टर्म पूछा जाए तो क्या मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ मतलब मुझे एपी का जनरल टर्म लिखना आता है। जनरल टर्म का मतलब होता है कोई भी टर्म, जनरल टर्म का मतलब कोई भी टर्म। जैसे कई बार बुकों में ऐसा लिखा हुआ है nth टर्म, तो nth टर्म का मतलब कि जैसे मैं जिसको n कह रहा हूँ ना, n की जगह पे कुछ भी कह सकता हूँ। जैसे अगर मैं n को 8 रख देता हूँ तो nth टर्म बन जाएगा 8th टर्म। अगर मैं n की वैल्यू 100 कर देता हूँ तो जो nth टर्म होगा वो क्या बन जाएगा 100th टर्म। तो n एक जनरल नेम है, तो जनरल टर्म का मतलब nth टर्म का मतलब कोई भी टर्म, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो हेडिंग बनाते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का क्या पढ़ना है हमें, जनरल टर्म पढ़ना है। तो सबसे पहले एक एपी बनाते हैं अपने साइड से। सपोज करो मैंने एक नंबर लिया a और उसमें हम d ऐड करते जा रहे हैं, तो अगला टर्म क्या आएगा a + d, अगला क्या आएगा a + 2d, अगला क्या आएगा a + 3d, अगला क्या आएगा a + 4d, एंड ऐसे करते करते जाओ। मुझे बताओ कि जब मैं 10th प्लेस पे पहुंचूंगा 10th वाले टर्म पे तो क्या आएगा। तो उसके लिए सोचो, जब मैं फर्स्ट टर्म लिखा ना तो मेरे पास एक भी d नहीं था, सेकेंड टर्म में जब गया तो मुझे 1d मिला, थर्ड में जब गया ना तो 2d मिला, फोर्थ में गया तो 3d मिला, फिफ्थ में गया तो 4d मिला। मतलब जब 10th में जाऊंगा तो क्या मिलेगा 9d मिलेगा। यानी आगे जब मैं 10th वाला टर्म लिखूंगा तो क्या आएगा a + 9d। चलो ऐसे ही गेस करके बताओ, अगला मुझे अगर 20th टर्म लिखना हो तो क्या मिलेगा, तो 20th टर्म में a + 19d हो जाएगा। मतलब जो टर्म मैं लिखूंगा उसमें एक कम d रहेगा, क्योंकि पहले वाले में कोई d नहीं था, अगले वाले से d की स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए जो भी टर्म तुम लिखोगे ना उसमें एक कम करके d लिख लेना। तो ऐसे ही बताओ मुझे अगर 100 टर्म लिखना होगा तो कितने d होंगे, तो a + 99d। अगर तुम्हें ये लिखना आ गया ना मतलब तुम जनरल टर्म लिखना सीख गए। मैं तुमसे कोई भी टर्म पूछ रहा हूं तुम बता दे रहे हो, मतलब तुम्हें जनरल टर्म लिखना आ गया। अगर मैं तुमसे पूछूंगा 200th टर्म बताओ तो तुम क्या बताओगे, जल्दी बताओ। तो कहोगे a तो रहेगा ही और 200th टर्म है मतलब एक कम d होगा, तो 199d। बस इसी पैटर्न को समझना है भाई। जनरल टर्म का मतलब ए और डी तो गिवन हो गया यार, बिना ए और डी के तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे। ए और डी गिवन है, ये चीज देख के रखो कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, फिर तुमको कोई टर्म पूछा जाएगा। बिना ए और डी दिए तुमसे कोई टर्म नहीं पूछा जाएगा। तो अगर तुमको ए और डी गिवन है और तुमसे कोई भी टर्म पूछा जाए तो बता लोगे क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस जो भी टर्म पूछा जा रहा है उससे एक कम डी। चलो तो आ जाते हैं, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बोलता हूँ तुमसे। मैं तुमसे कहता हूँ 88th टर्म बताओ जल्दी, 88th टर्म। तो सबसे पहले हम 88th टर्म को T88 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, T88। और लिखेंगे कैसे,
तो फर्स्ट टर्म तो रहेगा ही, प्लस ये 88 टर्म है तो कितने डी होंगे, 87 डी होंगे यार, अभी तो सीखा यहाँ पे। चलो ऐसे ही मैं तुमसे पूछूंगा 97th टर्म बताओ, क्या बताओ, 97th टर्म, तो तुम कहोगे अच्छा इसको मैं T97 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, T97, और लिखूंगा कैसे, A प्लस 97 में से एक कम करो तो कितना हो जाएगा, 96D हो जाएगा। अरे यार बताओ, अगर ऐसे ही मैं तुमसे pth टर्म पूछूं तो क्या बताओगे, क्या बताओगे बोलो, pth टर्म, तो सबसे पहले तो मैं इसको TP लिखूंगा, क्या लिखूंगा, TP। भाई जैसे ना 88 था, 97 था, वैसे pth भी बोल सकते हैं, तो जहां 97 लिखा था वहीं P लिख दूंगा। अब TP लिखना है तो कैसे लिखोगे, वही रहेगा A प्लस, यहाँ 97 था तो 96 लिखा, तो P होगा, तो P से एक कम क्या होगा, P माइनस 1, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख देना है। ऐसे ही तुमसे मैं कहूं rth टर्म बताओ, क्या बताओ, rth टर्म, तो तुम क्या कहोगे, अच्छा rth टर्म को हम क्या लिखते हैं, tr, क्या लिखेंगे, tr, उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म यानी a प्लस r से एक कम, तो r से एक कम क्या होगा, r माइनस 1 इंटू क्या, d। ऐसे ही अगर मैं तुमसे nth टर्म बोलूंगा तो क्या लिखोगे, तो वैसे ही लिखूंगा tn, क्या लिखूंगा, tn, और लिखने का तरीका क्या होगा, तो a प्लस nth टर्म लिख रहा हूं तो n से एक कम d, मतलब n माइनस 1 इंटू डी, और इसी को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला टाइप यूज कर सकते हैं। nth टर्म निकालना है तो tn लिखूंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का मतलब होता है जनरल टर्म, ऐसा टर्म जहां से तुम कोई भी टर्म निकाल सको। तो देखो अगर nth जिस समय 100th टर्म बनेगा तो ये हो जाएगा 100th टर्म, तो इसको लिखेंगे T100, और a प्लस 100 में से एक कम करो तो 99D, देख रहे जैसे तुम लिख रहे थे वैसे ही आ जा रहा है। तो ये एक तरह से फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूले से ज़्यादा तुम्हें ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए कि तुम्हें कोई भी टर्म लिखना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी याद रहे ना रहे, बट तुम्हें ये याद होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म प्लस जो टर्म लिखना है उसमें से एक कम इंटू डी। तो ऐसे करके तुम nth, rth, pth, sth कोई भी टर्म लिखना चाहोगे लिख सकते हो। क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस जो भी टर्म लिखना है उतना माइनस 1 इंटू डी कर लेना है बस। तो सपोज करो तुम्हें ts लिखना है, sth टर्म, तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ, अगर तुम्हें ts लिखना है तो क्या लिखोगे, a प्लस s माइनस 1 इंटू डी, a प्लस s माइनस 1 इंटू डी। अच्छा मान लो तुम्हें पूछा जाए कि तुम t p प्लस q प्लस r प्लस s, मतलब p प्लस q प्लस r प्लस sth टर्म निकालो, तो क्या करोगे बताओ, तो तुम लिखोगे a प्लस जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसमें माइनस 1 कर देंगे, p प्लस q प्लस r प्लस s माइनस 1 इंटू क्या लिख दोगे, d। बड़ी सिंपल है, जो भी टर्म निकालना है a प्लस वो नंबर माइनस 1 इंटू डी। ऐसे तुमसे पूछा जाएगा बताओ mnth टर्म बताओ, tmn, इसको क्या कहते हैं, mnth टर्म बताना, तो क्या करोगे, a प्लस जो भी यहाँ लिखा है उसमें से माइनस 1 इंटू क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। तो बताओ मुझे क्या तुम्हें जनरल टर्म लिखना आ गया। जनरल टर्म लिखने का क्या मतलब है, जो भी टर्म कहा जाए, कोई भी टर्म कहा जाए क्या तुम लिख लोगे, हाँ, फर्स्ट टर्म प्लस जो भी टर्म लिखने के लिए कहा जा रहा है उतना माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो तुम्हें जनरल टर्म अगर लिखना आ गया तो समझो तुम्हें कोई भी टर्म लिखना आ गया। ठीक है ना, जनरल टर्म का मतलब ही होता है कोई भी टर्म तुम लिख लो। तो यहाँ पे nth पे नहीं फिक्स रहना है, nth, अरे nth छोड़ो, rth बोलो, zth बोलो, qth बोलो, pth बोलो, कोई भी बोलो तुम निकाल लोगे। ठीक है ना, तुम mnth बोलो, तुम p प्लस q प्लस r प्लस sth बोलो, कुछ भी बोलो, हमें तो क्या करना है, a प्लस जो भी तुम बोले हो वो माइनस 1 इंटू डी करके हम जनरल टर्म लिख देंगे। बस यही तुम्हारे माइंड में अगर डेवलप हो गया कि तुम्हें जनरल टर्म के लिए करना क्या है, अब तुम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो सारा तुम कर सकते हो। एपी से बस इतना ही सीखना है कि जनरल टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, मतलब जो भी टर्म निकाल रहा है वो माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ए क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, हाँ, फॉर्मूला वाइज अगर जैसे सब लोग करते हैं तो ये वाला तुम नोट कर सकते हो कि nth टर्म tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
और nth टर्म पता होने का क्या मतलब है कि n के जगह पे अगर मैं जो भी रखूंगा उसके करस्पॉन्डिंग मुझे वो टर्म मिलता जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो जो भी है, मतलब नोट क्या करना है, बस तुम ये सोचो क्या तुम मुझे कोई भी टर्म मैं तुमसे कहूँ लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो ये पूरा यहाँ लिखने का मेरा पर्पज क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, मैं जो चाहता था वो चीज़ हो जाएगी। तो लिख सकते हो तुम, कोई भी टर्म लिखना होगा तो तुम लिख सकते हो। क्या करना है, a प्लस जो भी टर्म मैं बोलूँगा लिखने के लिए वो -1 इंटू डी कर देना। चलो इस पे अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट तो बड़ी सिंपल है बट क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे बनेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लिया, अब थोड़ा क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। हेडिंग बना लो सब लोग, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एक हेडिंग बना लो, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जनरल टर्म ऑफ एन एपी। आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस करके इस लेक्चर को यहीं पे रोक देंगे, बाकी चीज़ें हम लोग अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो परेशान ना हो, कुछ ही क्वेश्चंस करते हैं, बट क्योंकि समझा है तुरंत थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तो उसका अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो तुम हेडिंग क्या बनाए हो, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, चलो बिल्कुल इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस अच्छे होते जाएंगे। एग्जाम्पल 1 नोट करो, जैसे मैं तुमसे कोई एपी देके तुमसे कोई भी टर्म पूछ सकता हूँ। फाइंड, देखो फाइंड 16th 18th टर्म ऑफ द एपी 61, 57, 53, 49 एंड सो ऑन। एक एपी गिवन है, इसका तुम्हें 16th और 18th टर्म फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, बड़ी सिंपल है, ए और डी वहां से लिख लो। ए क्या है, 61 दिख रहा है ना भाई, ए और डी पहले लिख लेना है, कोई भी एपी गिवन हो ए और डी लिख लेना है। डी क्या होगा तो बोलो, तो डी हो जाएगा तुम्हारा, कितना गैप है देखो, 61 से 57 जाने पे 4 कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब माइनस कितना, -4। ठीक है, तो डी हो जाएगा -4। डिक्रीजिंग एपी, जो एपी डिक्रीज कर रही होगी उसका कॉमन डिफरेंस माइनस होगा, और जो एपी इंक्रीज कर रही होगी उसका कॉमन डिफरेंस प्लस में होगा। तो ए और डी मिल गया, मैंने पहले ही बोला है अगर तुम्हें ए और डी मिल गया मतलब तुम्हें पूरी एपी मिल गई। तो जब एपी मिल गया तो उसका कोई भी टर्म लिखना हो तुम लिख सकते हो। तो अगर मुझे 16th टर्म लिखना है तो T16 बोलूंगा ना इसको, और कैसे लिखूंगा अभी सीखा है, a प्लस 15 इंटू डी, ए प्लस 15 इंटू डी। तो a क्या है बोलो, 61 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -4। चलो सॉल्व कर लेते हैं, 61 15 4 जा -60 तो कितना आ जाएगा 1। मतलब इस एपी का जो 16th टर्म होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही मुझे 18th टर्म लिखना है तो क्या लिखूंगा बोलो बोलो, a प्लस 18th है तो 17d। तो ये हो जाएगा a कितना है बोलो, 61 और प्लस 17 इंटू -4, तो ये हो जाएगा 61 माइनस 68, कितना आएगा -7। कितना आएगा -7, सही है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा -7 हो जाएगा। तो कोई एपी गिवन हो और तुम्हें जो टर्म तुमसे पूछा जाए वो निकाल सकते हो। सबसे पहले उस एपी की हेल्प से ए और डी लिख लो, और ये तुम्हें मिल गया तो ए प्लस जो भी टर्म पूछा जाए उससे एक कम इंटू डी करके हम उस टर्म की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन नोट करो, मैं बोल रहा हूँ। लिखो फाइंड द nth टर्म, तुमसे nth टर्म भी पूछ लिया है। फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ, ध्यान से नोट करना, फाइंड द nth टर्म एंड द 12th टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द nth टर्म एंड द 12th टर्म ऑफ द एपी 14 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एपी। क्या क्या पूछा है, तो nth टर्म पूछा है और 12th टर्म पूछा है
AP का, और वो AP क्या है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। वो AP है 14,9 14,9 अब तो गेस कर ही लोगे, 5 कम हो रहा है ना, तो 4 -1 -5 एंड सो ऑन। सही है ना, अच्छा 5 कम हो रहा है ना, -6। ठीक है, तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, nth टर्म एंड 12th टर्म करते हैं फाइंड आउट। चलो यार देखो, 12th टर्म फाइंड करने में ना और nth टर्म फाइंड करने में बहुत ज़्यादा तुम्हें नहीं सोचना है। जैसे तुम 12th टर्म निकाल रहे हो ना, वैसे ही तुम्हें nth टर्म भी निकालना है। बस 12 में से 1 माइनस करते हैं तो 11 आ जाता है, और n में से 1 माइनस करते हैं तो n-1 आता है, बस इतना ही फर्क है। तो अगर तुम्हें nth टर्म लिखना है तो क्या लिखोगे, tn। क्या लिखोगे, tn। कई जगह बुकों में an भी लिखता है, बट मैं tn लिख रहा हूँ। तो a प्लस, अरे यार nth है तो क्या होगा, n-1 इंटू डी। अच्छा एक काम कर लिया, a और d पहले नोट कर लो। क्या करना है, a और d पहले नोट करके रख लेना है। तो a तो 14 है, साफ साफ दिख रहा है। d के लिए थोड़ा मेहनत करना है, वो भी 9 में से 14 माइनस करो, कितना आएगा, -5। या ऐसे सोच लो, 14 में से 9 कम हो रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, कितने से कम हो रहा है, 5 से, तो कम हो रहा है तो -5। अगर ये बढ़ रहा होता तो +5 लिख देते। a और d मिल गया, पुट कर दो इसमें। a की वैल्यू क्या है, 14 प्लस माइनस कितना है, n-1, तो n-1 ही रहेगा। d क्या है, -5। तो इसको सही से सॉल्व करते हैं। 14 प्लस -5 का n में भी मल्टीप्लाई होगा और -1 में भी, तो -5 इंटू n, तो -5n, और -1 इंटू -5 +5। तो 5 और 14 को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 19 और -5n। यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, nth टर्म। कौन सा टर्म, nth टर्म। और ऑब्वियस सी बात है, nth टर्म है तो इसमें n तो रहेगा ही। अगर यही 8 होता तो ये नंबर आ जाता, बट अगर यहाँ कोई वेरिएबल है तो इसमें भी क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। अब जब तुम्हें 12th टर्म निकालना है, सुनना, अब तुम्हें अगर 12th टर्म निकालना है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक तो अपना बेसिक्स आइडिया कि जैसे 12th टर्म निकालना है तो a प्लस 11d, ये वाला तो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म प्लस जो भी टर्म लिखना है उससे एक कम इंटू डी। तो a कितना है बोलो, 14, और प्लस 11 इंटू डी के प्लेस पे क्या लिख दोगे, -5। तो ये हो जाएगा 14, और 11 इंटू -5 -55। तो 55 में से 14 जाएगा, बताओ बताओ कितना आएगा, 41 -41। तो ये तुम्हारा T12 कितना आ गया, -41। मैं क्या कह रहा था, एक तो मैं T12 ऐसे भी निकाल सकता हूँ, और अगर मेरे पास nth टर्म है ना भाई, तो समझो हर टर्म ही है मेरे पास। अगर मेरे पास nth टर्म है तो समझो यहीं से मैं T12 निकाल सकता हूँ। n को रिप्लेस कर दिया किससे, 12 से, ये हो जाएगा 19 -5 इंटू n की जगह पे क्या रखोगे, 12। n की जगह पे 12। अगर तुम्हारे पास nth टर्म है तो जो भी टर्म तुम्हें चाहिए वो n की जगह पे वो रख दो, तुम्हें वो वाला टर्म मिल जाएगा। तो Tn था और मुझे T12 चाहिए, तो n की जगह पे 12 रखा, तो अगर इधर 12 रख रहा हूँ तो इधर भी रखना पड़ेगा। तो 19 -5 इंटू 12, तो 19 माइनस कितना, 5 इंटू 12 60 में से 19 जाएगा तो -41। देख रहे हो, यहां से भी आंसर क्या आ रहा है भाई यार। तो इस तरीके से तुम जनरल टर्म पे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी चलो, और जो इसमें अच्छे क्वेश्चंस है भी जनरल टर्म पे अगले वाले लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।